एवरीवन, तो आज हम सीपीसी का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे जो हमारा 22 से 25 तक है, जो बताता है वादों के स्थानांतरण संबंधित बंद के बारे में। तो वादों का स्थानांतरण कैसे होगा ये देखते हैं। चलिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22 इसके अनुसार यदि कोई वाद दो या अधिक न्यायालयों में से किसी एक में संसद किया जा सकता है, मतलब दोनों का अधिकारता है, वो किसी में भी संसद किया जा सकता है और किसी एक में संसद किया गया है, तो प्रतिवादी को यह शक्ति है कि वह वाद के अंतर के लिए आवेदन कर सके। ठीक है, तो प्रतिवादी को यह राइट दिया गया है कि वह अंतरण के लिए एप्लीकेशन दे सकेगा, और ये लेकिन अंतरण केवल तभी किया जा सकता है जबकि प्रतिवादी द्वारा अंतरण की सूचना अन्य पक्षकारों को दे दी गई हो। तो अंतरण कब होगा? जब पहले पार्टीज को, जो अन्य पार्टीज हैं अदर, उन्हें सूचना दे दी गई हो। जिन मामलों में विवादित स्थिर किए जाते हैं उनमें विवादक स्थिरीकरण के समय या उसके पूर्व आवेदन किया गया हो। ठीक है, यानी कि फ्रेमिंग ऑफ इशू से पहले ही आवेदन किया जाना चाहिए, पार्टीज को सूचना दी जानी चाहिए। इसकी दो कंडीशन है। जिस न्यायालय में अंतरण के लिए आवेदन किया गया है वह अन्य पक्षकारों की आपत्ति पर विचार करने के पश्चात यह अवधारित करेगा कि अधिकारिता रखने वाले किसी न्यायालय में, यानी किस न्यायालय में वाद चलेगा। और नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 23। ये बताता है, इस संबंध में प्रावधान करता है कि अंतरण के लिए आवेदन किस न्यायालय में किया जाएगा। ठीक है, तो अब ये भी तो क्वेश्चन उठता है ना कि अंतरण तो होगा लेकिन किस न्यायालय में, तो ये बताता है सेक्शन 23। तो सबसे पहले है नंबर 1, जहाँ अधिकारिता रखने वाले कई न्यायालय एक ही अपील न्यायालय के अधीन हैं तो वहाँ कहाँ किया जाएगा? अपील न्यायालय में आवेदन किया जाएगा ट्रांसफ़र के लिए। यदि अधिकारिता रखने वाले कई न्यायालय एक ही अपील न्यायालय के अधीन है तो अपील न्यायालय में किया जाएगा, और जहाँ ऐसे न्यायालय विभिन्न अपील न्यायालयों के अधीन रहते हुए भी एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है वहाँ उस उच्च न्यायालय में दिया जाएगा। तो वहाँ पर अपील न्याय भी एक से अधिक है तो वहाँ पर कहाँ दिया जाएगा? तो हाई कोर्ट में दिया जाएगा। जहाँ ऐसे न्यायालय विभिन्न उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ है, अब उच्च न्यायालय भी विभिन्न है तो क्या होगा? तो वहाँ आवेदन उस उच्च न्यायालय में दिया जाएगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वह न्यायालय स्थित है और जिसमें वाद पहले लाया गया है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 24। इसके अनुसार उच्च न्यायालय जिला न्यायालय को वाद, अपील या अन्य कार्रवाई के अंतरण या प्रत्याहरण की शक्ति प्राप्त है। ठीक, तो ये बताता है अंतरण प्रत्याहरण की शक्ति किसको? उच्च न्यायालय जिला न्यायालय को। इसके अनुसार उच्च न्यायालय जिला न्यायालय किसी पक्षकार के आवेदन और अन्य पक्षकारों को सूचना देने के पश्चात और उनमें से जो भी इच्छुक हों उनको सुनने के बाद या ऐसी सूचना दिए बिना स्वप्रेरणा से और ऐसे किसी भी समय वादों, अपीलों या अन्य कार्रवाई को अपने अधीनस्थ न्यायालय को अंतरित कर सकता है जो कि उसका विचारण करने उन्हें निपटाने के लिए सक्षम हो। ठीक, तो इनकी पावर है हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अंतरण प्रत्याहरण की। उच्च न्यायालय जिला न्यायालय अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय में लंबित किसी वाद, अपील या अन्य कार्यवाही का प्रत्याहरण कर सकेगा अथवा उनका विचारण या निपटारा कर सकेगा या अपने अधीनस्थ को ऐसा करने को अंतरित कर सकेगा और यह विचारण निपटारे को उसी न्यायालय को ऐसे वाद, अपील या अन्य कार्रवाई का प्रत्यांतरण कर सकेगा जिससे उसका प्रत्याहरण किया गया था। अंतरित न्यायालय अंतरण आदेश के विशेष निर्देशों के अधीन रहते हुए या तो पुनः विचारण करेगा या उसे आगे प्रक्रम में कार्यवाही करेगा जहाँ से उसका अंतरण प्रत्याहरण किया गया था। लघुवाद न्यायालय से अंतरित या प्रत्याहत किसी वाद का परीक्षण करने वाला न्यायालय लघुवाद न्यायालय ही माना जाएगा। इस धारा के अंतर्गत किसी वाद्य कार्यवाही को किसी ऐसे न्यायालय में भी अंतरित किया जा सकता है जिसका परीक्षण की अधिकारिता प्राप्त नहीं है। सेक्शन 25 उच्चतम न्यायालय के वादों आदि के अंतरण के करने की शक्ति से संबंधित है। इसके अनुसार वाद के किसी पक्षकार द्वारा अंतरण के लिए आवेदन देने और अन्य पक्षकारों को सूचना देने के बाद और सुनवाई के इच्छुक पक्षकार को सुनने के बाद यदि उच्चतम न्यायालय को यह उचित प्रतीत होता है कि न्याय की प्राप्ति के लिए ऐसा किया जाना आवश्यक है तो वह किसी राज्य के किसी उच्च न्यायालय या अन्य दीवानी न्यायालय से किसी अन्य राज्य के उच्च न्यायालय या अन्य सिविल न्यायालय को वाद, अपील या अन्य कार्रवाई अंतरित किए जाने का आदेश दे सकता है। ठीक, और इस धारा के अधीन प्रत्येक आवेदन समावेदन के द्वारा किया जाएगा और उसके समर्थन में एक शपथ पत्र होगा। यदि उच्चतम न्यायालय की यह राय है कि दिया गया आवेदन तुच्छ या तंग करने वाला है तो न्यायालय आवेदन खारिज करते हुए यह निर्देश दे सकता है कि आवेदनकर्ता विरोधी पक्षकार को प्रतिकर के रूप में 2000 रुपये से अधिक धनराशि संदत्त करे। ठीक है, यदि आवेदन जो किया गया है तुच्छ या तंग करने वाला है तो कितनी 2000 रुपये तक की धनराशि देगा। तो 25 हमने देखा ये उच्चतम न्यायालय को वादी और अपीलों का अंतरण करने की शक्ति है। 24 में हाई कोर्ट और जिला न्यायालय को है। ठीक है, 23 में बता दिया किस न्यायालय में संसद किया जाएगा। ठीक, और 22 में हमने देखा ही था कि कब किया जाएगा। ठीक, तो अब इसके हम कुछ प्रश्न कोश हैं वो देख लेते हैं। तो विचाराधीन वाद धारा 10 के अनुसार सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 10 किससे संबंधित है? तो विचाराधीन न्याय से है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का क्या उद्देश्य है?
तो धारा 10 विचाराधीन न्याय के सिद्धांत का उद्देश्य दो समवर्ती क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालयों के एक ही समय में एक ही विवादग्रस्त विषय के संबंध में दो समानांतर वादों के परीक्षण पर रोक लगाना है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1960 की धारा 10 कौन सी विधि प्रतिपादित करती है? तो यह स्टे ऑफ सूट का प्रतिपादन करती है। ठीक, और नेक्स्ट है विचाराधीन न्याय धारा 10 के लिए कौन सी आवश्यक शर्त है? तो इसके लिए आवश्यक शर्तें हैं: दो वादों का समवर्ती न्यायालय में विचाराधीन होना, दोनों वादों में पक्षकार वही हो या उनके हित प्रतिनिधि सेम हो, पश्चातवर्ती वाद में विवादक विषय वस्तु प्रत्यक्षता और सारता वही हो, मतलब सब्जेक्ट मैटर भी वही हो, पार्टीज भी वही हो, और जिस न्यायालय में पूर्ववर्ती वाद लंबित है वह पश्चातवर्ती वाद में आदेश देने के लिए सक्षम हो, मतलब दोनों कोर्ट ही कॉम्पिटेंट हो, और विचार तब तक पश्चातवाद का विचारण में तब तक के लिए स्थगित कर दिया जाएगा जब तक कि पूर्ववर्ती वाद एक अंतिम निर्णय नहीं हो जाता है। ठीक, धारा 10 वाद का विचारण स्थगित करती है, यह वाद संस्थित करने से रोकती है। ठीक, और सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 में पश्चातवर्ती वाद के विचारण को स्थगित करने का बंद है कि वाद को संस्थित करने से रोकने का। ठीक, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 में विचाराधीन न्याय की प्रकृति कैसी है? तो यह आज्ञापक प्रकृति का है। ठीक है, यानी कि मैंडेटरी है, सेक्शन 10, और यह सभी शर्तें पूरी होने पर न्यायालय से मानने के लिए बाध्य है। धारा 10 के अनुसार के अंतर्गत पश्चातवर्ती वाद की कार्यवाहियों का स्थगन कब किया जा सकता है? तो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 के अंतर्गत पश्चातवर्ती वाद की कार्यवाही को स्थगन वाद के किसी भी प्रकरण पर किया जा सकता है। धारा 10 विचाराधीन न्यायालय की अवहेलना में पारित की गई डिग्री शून्य होगी। ठीक, तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो ये होगी कैसे शून्य? ये पूछ रहा है क्या ये शून्य होगी? तो ये नहीं होगी, क्योंकि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 10 की कार्रवाई प्रक्रियात्मक है, अतः इसका निष्पादन किया जा सकता है। क्या वादी द्वारा धारा 10 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र को खारिज होने पर ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील पोषणीय है? तो नहीं, क्योंकि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 ऐसा अधिकार प्रदत्त नहीं करती। यद्यपि ऐसा आदेश पुनरीक्षण हो सकता है, यहाँ पर अपील तो नहीं हो सकती है सेक्शन 10 के विरुद्ध, लेकिन पुनरीक्षण हो सकता है क्योंकि यह न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित है। क्या धारा 10 के प्रावधान न्यायालय को अंतर्वर्ती आवेदन ग्रहण करने से रोकते हैं? तो नहीं, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 के प्रावधान किसी न्यायालय को अंतर्वर्ती आवेदन ग्रहण करने से नहीं रोकते। ठीक है, जो इंटरलोकेटरी ऑर्डर है। और सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 में विचारण की संकल्पना किस प्रकार के वादों पर लागू होती है? तो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 में विचारण की संकल्पना केवल नियमित सामान्य वादों पर ही लागू होती है। क्या संहिता की धारा 10 के उपबंध विदेशी न्यायालयों में वाद के लंबित होने के दौरान भारत में उसी मामले में किसी पश्चातवर्ती कार्रवाई में लागू होंगे? तो नहीं, ये कहता है 10 का एक्सप्लेनेशन फर्स्ट। तो अब आ जाते हैं प्राण न्याय यानी रेस जुडिकेटा पर। ये हमने देखा था सेक्शन 10 में, रेस सब्जुडाइस, ये रेस जुडी। तो प्राण न्याय संहिता में कहाँ परिभाषित है? आप सभी जानते होंगे, तो सेक्शन 11 ही है। और प्राण न्याय क्या है? तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 11 के अनुसार कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद का विचारण नहीं करेगा जिसमें वाद के विवादक विषय एवं पक्षकार वही हैं जो न्यायालय द्वारा पहले निर्णीत वाद में प्रत्यक्षता और सारता एक समान हो। प्राण न्याय शब्द कहाँ से लिया गया है? तो प्राण न्याय शब्द लैटिन शब्द रेस जुडिकेटा से लिया गया है। प्राण न्याय का सिद्धांत किन सूत्रों पर आधारित है? तो 3 सूत्रों पर आधारित है: इंटरेस्ट रिपब्लिका एट सिट फिनिस लिटियम, ये राज्य के हित में कि मुकदमेबाजी का अंत हो। नेमो डेबिट विस वैक्सरी प्रो ओना एट एटम कोसा, तो किसी व्यक्ति को एक ही बात के हेतु के लिए दोबारा तंग नहीं किया जाना चाहिए। रेस जुडिकेटा प्रो वेरिटेड ऑक्यूपेटर, तो यह एक न्याय निर्णय को अंतिम माना जाना चाहिए, कहता है रेस जुडिकेटा प्रो वेरिटेड ऑक्यूपेटर। किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने प्राण न्याय के 2 प्रमुख उद्देश्य मुकदमेबाजी का अंतर पक्षकारों को दोहरे वाद में रोकना बताया है? तो बताया है गुलाम अब्बास बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के वाद में। इम्पोर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, मेन से प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो इसमें गुलाम अब्बास बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में क्या कहा था कि मुकदमेबाजी का अंत हो और पक्षकारों को दोहरे वाद को रोकना बताया गया था। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 में कुल कितने स्पष्टीकरण हैं? तो कुल 8 हैं। प्राण न्याय के सिद्धांत को सर्वप्रथम किस वाद में प्रतिपादित किया गया था? ये किया गया था ड्यूस बनाम डचिस बनाम किंगस्टन में सर विलियम डी ग्रे ने प्रतिपादित किया था प्राण न्याय के सिद्धांत को, डचिस बनाम किंगस्टन में। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में प्राण न्याय के सिद्धांत का अनुमोदन किया था? विस्तृत व्याख्या की, तो एक ही थी सत्याचरण बनाम
देवराजन में। इंपॉर्टेंट केस है दोनों ही, डचेस वाला भी, डचेस वर्सेस किंगडम, और ये भी सत्याचरण बनाम देवराजन। तो डचेस वाला तो इंग्लिश केस था और ये हमारे इंडिया में उच्चतम न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम इसमें किया गया था 1960 में। ठीक है, और नेक्स्ट है प्राण न्याय कितने प्रकार के होते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 11 के प्रावधानों के अनुसार प्राण न्याय 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष, प्रलक्षित और अन्वयिक। प्राण न्याय लागू होने के लिए क्या आवश्यक शर्तें हैं। तो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के लागू होने के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं। 2 वाद हों, सबसे पहले है 2 वाद हों, एक पूर्ववर्ती वाद हो, एक पश्चातवर्ती वाद हो। विवाद वस्तु दोनों वादों में प्रत्यक्ष एवं सार्थक हो, चाहे वास्तविक रूप से अन्वयिक रूप से एक हो। दोनों वाद या तो उन्हीं पक्षकारों के बीच हों या उन पक्षकारों के अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों के बीच हों जिस न्यायालय ने पूर्ववर्ती वाद पर निर्णय दिया हो। पश्चातवर्ती वाद पर भी निर्णय देने की क्षमता हो। ऐसा पूर्ववर्ती